देखो AC हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस फॉर्मूला को देख लेना, इसको देख लेना, इसको देख लेना। ये क्वेश्चन पे चलते हैं जहाँ पे फर्स्ट केस में सिर्फ DC लगाया गया है, सेकंड केस में आपके DC और AC दोनों लगाए गए हैं। तो फर्स्ट केस में आपका 10 वोल्ट और 2.5 एम्पियर पास करवाया गया, तो वहाँ से हम लोग R की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर सेकंड केस में जब AC को लगा दिया गया तो जो करंट था वो 2 एम्पियर हो गया, वो डिक्रीज़ कर गया 2 एम्पियर तक का। तो वहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, Z इज़ इक्वल टू V/I हम लोग Z निकाल लेंगे। अब हमें Z मालूम चल गया, R मालूम चल गया, हमें X मालूम चल जाएगा, XL मालूम चल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग XL निकाल लेंगे। उसके बाद कह रहा है वाई ए DC वोल्टमीटर एंड DC एमीटर कैन नॉट रीड AC, क्यों नहीं रीड कर पाता है वो AC को, DC वोल्टमीटर या एमीटर। जो DC वोल्टमीटर एमीटर है वो बेस्ड किस पे है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। किस पे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है। कह रहे जब डायरेक्शन ऑफ AC चेंजेस, जब डायरेक्शन जो होता है AC का चेंज करता है तो जो टॉर्क होता है वो भी अपने डायरेक्शन को कहीं ना कहीं रिवर्स कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, द कॉइल विल ट्राई टू ऑसिलेट विथ चेंजिंग AC। तो कॉइल जो होता है वो ऑसिलेशन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी जो होती है वो उनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। एंड इट विल एंड अप शोइंग द एवरेज वैल्यू। और वो जो DC सोर्स है वो एंड अप मतलब ख़त्म करने लगती है अपने करंट को ज़ीरो कर देती है फॉर AC। मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने की वजह से वो लोग अपने एवरेज वैल्यू को कहीं ना कहीं ज़ीरो पे ले आते हैं। तो इसी वजह से हम लोग DC एमीटर या वोल्टमीटर को नहीं यूज़ करते हैं AC को रीड करने के लिए। फिर इस क्वेश्चन में क्या है, देखो फर्स्ट जो केस है, मतलब पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक लैंप है और रेजिस्टेंस है, उसको जोड़ दिया गया है, ठीक है। और कह रहा है लैंप जो है वो 60 वोल्ट का है और ये जो इसका ये दिया गया है RMS वैल्यू 100 वोल्ट की दिया गई। तो इसमें कितना वोल्ट जाएगा, जाहिर सी बात है 40 वोल्ट जाएगा। इस रेजिस्टेंस में आपके 40 वोल्ट जाएंगे। अब ये 40 वोल्ट जाएंगे और हमें निकालना क्या था, हमें R की वैल्यू निकालनी थी। तो हम लोग यहाँ से क्या पहले निकाल लेंगे, यहाँ से करंट निकाल लेंगे थ्रू लैंप। जो लैंप में करंट जाएगा वो जाहिर सी बात है R में भी वही करंट जाएगा। अब हमें वोल्टेज मालूम चल गया कि 40 है और करंट मालूम चल गया 1/6 है, हम R की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। फिर सेकेंड केस कह रहा है कि आपके लैंप पे जुड़े हुए हैं और इंडक्टर जुड़ा हुआ है। यहाँ लैंप और इंडक्टर जुड़ा गया है और यहाँ पे ये 100 वोल्ट है और ये कितना वोल्ट है, ये कितना वोल्ट है, 60 वोल्ट है और ये 100 वोल्ट है। तो कभी भी हम लोग इंडक्टर में निकालना होगा वोल्टेज वगैरह तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मतलब इसका स्क्वायर V लैंप का स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, V लैंप का स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर प्लस V टोटल का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से VL निकाल लेंगे। कभी भी याद रखना इंडक्टर में हम लोग कभी भी ये V ऐसा नहीं लिखेंगे कि VL प्लस V लैंप इज़ इक्वल टू V टोटल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए सही होता है, इंडक्टेंस के लिए आपके लिए ये सही होता है। सेम यहाँ पे भी हमारा V आ जाएगा, V आ गया कितना 80 वोल्ट आ गया और हम यहाँ से I निकाल लेंगे, वही 1/6 आएगा और यहाँ से हम लोग अपना XL निकाल लेंगे। XL निकल जाएगा तो हमारा L भी निकल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट है इन फ्लोइंग इन इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस R। कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स कितना दिया गया है, ω/2π। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो याद रखना है जब भी F ज़्यादा होगा तो उसमें हमारा XL ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर F ज़्यादा होगा तो XL ज़्यादा होगा। तो करंट जो होगा वो मतलब ज़्यादा कहाँ से, R के थ्रू वो जाना चाहेगा। मतलब अगर क्योंकि अब XL ज़्यादा हो गया तो कहीं ना कहीं वो R से ही प्रेफर करेगा जाना, क्योंकि वहाँ पे करंट ज़्यादा होगा और इसमें करंट कम हो जाएगा। तो कह रहा फॉर हाई फ्रीक्वेंसी
जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो किसके लिए होती है, ओमेगा एल के लिए होती है। किसके लिए, एक्स एल के लिए होती है लिमिटिंग वैल्यू। अगर एफ ज़्यादा है तो एक्स एल के लिए लिमिटिंग वैल्यू होती है, ठीक है। अब कह रहा है चोक कॉइल है और 100 ओम है और 1 हेनरी है और ये इक्वेशन दिया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है एवरेज पावर डिसिपेटेड कितना होगा। तो हम जानते हैं कि चोक कॉइल में ना हम पढ़े थे कि क्या ना पावर ज़ीरो होता है, लेकिन वो किस केस में ज़ीरो होता है, जब आपका रेसिस्टेंस जो होता है वो कैसा हो, नेग्लेजिबल हो। आपका रेजिस्टेंस अगर नेग्लेजिबल होगा तब आपका चोक कॉइल का जो पावर होगा वो ज़ीरो होगा। लेकिन अगर उसमें रेजिस्टेंस है, आपके कोई कुछ रेजिस्टेंस है, 100 ओम है यहाँ पे मान लो, तो अगर कुछ रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे आपके पावर ज़ीरो नहीं होंगे। जैसे निकालते थे वैसे ही निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें आर की वैल्यू 100 ओम दी गई हुई है और हम यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 हेनरी दिया गया है, हम लोग एक्सएल निकाल लेंगे और यहाँ जेड आ जाएगा 100 √2। और फिर हम जानते हैं एवरेज पावर क्या होता है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। हमें वी आर एम एस मालूम है और आई आर एम एस मालूम है और कॉस फाई मालूम है हमें, और हमारा आंसर 100 वोट आ जाएगा, 100 वॉट आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो पे कह रहा है कौन सा एसी के लिए बेटर मतलब बेस्ट होगा। तो जो एसी होता है ना वो वेरिएबल्स शो करता है, मतलब वेरिएबिलिटी ज़्यादा शो करता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगभग सब चीज़ सिमिलर है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे भी ये लास्ट में जाके सिमिलर हो रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। ये जो होगा ये वेरिएबल शो कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद कह रहा है एन एसी सर्किट रेजोनेट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 किलो हर्ट्ज। तो 10 किलो हर्ट्ज पे कह रहा है वो रेजोनेट कर रहे हैं। तो कह रहा है अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर दिया जाए, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर दिया जाए तो क्या होगा, इम्पिडेंस की वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी और वहाँ पे वो इंडक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इंडक्टिव बन जाएगा। तो इम्पिडेंस जो होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा और वो इंडक्टिव बन जाएगा। क्यों इंडक्टिव, क्योंकि अब जाहिर सी बात है एक्सेल इंक्रीज़ हो रहा है एफ इंक्रीज़ होने पे, तो एक्सेल इंक्रीज़ कर रहा है तो मतलब वो इंडक्टिव बन जाएगा। अब कह रहा है रेशियो ऑफ वर्चुअल करंट सेम होता है इसका आरएमएस करंट के, तो ये हो जाएगा 1:1। और पीक टू पीक जो होता है वो 2√2 आई आर एम एस, इसको याद रख लो, 2√2 आई आर एम एस पीक टू पीक होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन में है, यहाँ पे देखो ये इक्वेशन दिया गया है 200 cos 314t जो भी दिया गया, इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, 200 sin 314 प्लस 90 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमें दिया गया है। देखा जाए इसमें डेल्टा फाई कितना है, डेल्टा फाई है 45 डिग्री। किस में ज़्यादा है, ई ज़्यादा है आपका। इसका मतलब करंट जो है वो लैग कर रहा है, वोल्टेज आपका लीड कर रहा है। तो वोल्टेज और करंट लैग कर रहा है और वोल्टेज लीड कर रहा है, कितने, π/4 से। आया समझ। उसके बाद कह रहा है द वैल्यू ऑफ हाफ करंट एट हाफ पावर पॉइंट। देखो हम अगर पावर का ग्राफ बनाते हैं पी और एफ के बीच में, तो ये वाला जो पॉइंट आता है ये यहाँ पे p/2 आता है, ये वाले पॉइंट पे। तो कह रहा है यहाँ पे आपके करंट की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी I/√2। कितना, I/√2 होती है, इसको याद रखना, I/√2। इन सीरीज LCR द वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस, मतलब यहाँ पे कह रहा है इस तरीके से रेसिस्टेंस लगाया गया, इंडक्टर लगाया गया और यहाँ रेजिस्टेंस लगाया, ये कैपेसिटेंस लगाया गया और सबके ही वोल्टेज 10 वोल्ट हैं। तो वी नेट कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट। वी नेट आप क्या आ जाएंगे, 10 वोल्ट। और हमारे यहाँ से tan फाई कितना आ जाएगा, क्या नाम है, tan फाई कितना है 45 डिग्री, तो tan फाई 1 आ जाएगा। इसका मतलब XC अपॉन मतलब कह रहा है उसके बाद दूसरा केस कह रहा है कि वहाँ पे आपकी कैपेसिटर को रिमूव कर दिया गया, तो कह रहा है वोल्टेज बताइए अक्रॉस द इंडक्टेंस। तो मतलब कैपेसिटर को इंक्रीज़ कर दिया गया, निकाल दिया गया, तो XC/XR = VC/VR = 1 है। तो XC = XR हो जाएगा। तो Z हमारा कितना आ जाएगा, R√2। Z हमें मालूम चल गया और वी नेट हमें यहाँ से तो 10 मिला था। उसके बाद I यहाँ से निकाल लेंगे। अब जाहिर सी बात है
इसमें मतलब इसमें जो करंट होगा सेम इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो आई हम लोग वी नेट अपॉन जेड निकाल लेंगे, मतलब निकाल लेंगे। उसके बाद आई हमें मालूम चल गया है, एक्सएल मालूम चल गया है, तो हम वी एल निकाल लेंगे। तो आई ई इंटू एक्सएल हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन में कह रहा है ए बल्ब एंड कैपेसिटर, बल्ब है कैपेसिटर है कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज्ड वाइल कीपिंग द वोल्टेज ऑफ द सोर्स कांस्टेंट, वोल्टेज कह रहा कांस्टेंट है, वोल्टेज क्या है कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो कह रहा बल्ब क्या क्या उसके बल्ब में क्या होगा, तो वोल्टेज कैसा है कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एफ इंक्रीज करेंगे तो एक्स सी क्या होगा डिक्रीज करेगा। और हम जानते हैं वी इज इक्वल टू आई आर होता है, आई आर, आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई जेड, मानो जेड आई इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। जेड अगर डिक्रीज कर रहा है तो आई इंक्रीज करेगा, क्योंकि वोल्टेज अभी बोला है ना वोल्टेज कांस्टेंट है, इसलिए बल्ब जो होगा वो ज़्यादा इंटेंसली मतलब इंटेंस लाइट शो करेगा। उसके बाद कह रहा है इफ़ ए करंट हैज़ बोथ AC एंड DC कंपोनेंट देन अ DC एमीटर यूज टू मेजर दिस करंट विल करंट दिस द एवरेज वैल्यू ऑफ टोटल करंट। तो ये कह रहा है कह रहा है इफ़ अगर बोथ AC और DC करंट दोनों ही है तो कह रहा हम लोग DC वाले को यूज करते हैं, किसको यूज़ करते हैं DC वाले को यूज़ करते हैं एवरेज करंट को नापने के लिए। क्यों? क्योंकि जो AC वाला होता है ना वो एवरेज करंट उसका ज़ीरो होता है, AC के लिए एवरेज करंट जो होता है वो ज़ीरो होता है, इसलिए हम लोग वहाँ पे DC का यूज़ करते हैं। स्केल ऑफ DC इज़ यूनिफॉर्मली डिवाइडेड, ये बात बिल्कुल सही है और दोनों ही मतलब सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसके बाद कह रहा है कैपेसिटर कैन रिप्लेस द चोक कॉइल इन AC सर्किट, कह रहा है जो चोक कॉइल है उसको हम लोग कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हैं, ये बात सही है। कैपेसिटर कैन रिड्यूस द करंट इन बोथ AC सर्किट लाइक एन इंडक्टर, जैसे इंडक्टर करता है करंट को डिक्रीज, वैसे ही कैपेसिटर भी करंट को ही डिक्रीज करता है। तो कह रहा है कैपेसिटर इंडक्टर बोथ प्ले लिमिटिंग रोल इन करंट, मतलब वो करंट में बहुत ही लिमिटिंग रोल प्ले करता है। और कह रहा है इंडक्टर जो होता है वो सर्व एज गुड कंडक्टर फॉर DC, क्योंकि उसमें F0 हो जाता है, DC करंट DC में F0 हो जाएगा, XL 0 हो जाएगा, तो अलाउ करता है करंट टू फ्लो फ्रीली, वहाँ मतलब कोई रोकने वाला नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो AC वोल्टेज होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज इज़ मोर डेंजरस दैन 220 वोल्ट DC सप्लाई, मतलब अगर 220 वोल्ट AC की बात करें तो वो ज़्यादा डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू DC के 220 वोल्ट, क्योंकि जो पीक वैल्यू होता है 220 वोल्ट का AC में वो 311 होता है, इसी वजह से वो क्या होता है डेंजरस होता है। द फॉर्म फैक्टर फॉर हाफ साइकिल ऑफ साइनोसाइडल पोटेंशियल, इसको याद कर लो π/2√2, कितना π/2√2। चोक कॉइल वर्क इन द प्रिंसिपल ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस, किसमें सेल्फ इंडक्टेंस। उसके बाद देखो कह रहा जो फेस एंगल है बिटवीन EMF एंड द करंट इज़ 0 से 90, कह रहा अगर मान लो LCR सर्किट है तो हम जानते हैं ये अगर VL है, ये VR है, ये VC है, तो हम जानते हैं या तो VL बड़ा होगा VC से, या तो VC बड़ा होगा VL से, तो कहीं ना कहीं वो 0 और 90 के ही बीच में आएगा, मतलब बीच में या कहीं पे भी, हाँ मतलब 0 या 90 के ही बीच में आएगा, ये याद रखना है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे द कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर टू रन 30 वोल्ट एंड 10 वॉट। अब कह रहा कंडेंसर है 30 वोल्ट दिया है, 10 वॉट दिया गया है। व्हेन लैम्प है व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज विद एन अल्टरनेटिंग EMF इतना एंड फ्रीक्वेंसी इतना, तो इतने EMF और इतने फ्रीक्वेंसी से उसको कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ से करंट निकाल लेंगे, I निकाल लेंगे, ठीक है, IRMS हमें मालूम चल गया।
उसके बाद हम क्या करेंगे, IRMS हमें मालूम चल गया और यहाँ से हमें VRMS हमें पता है, तो यहाँ से हमें XC मिल जाएगा, XC मिल जाएगा तो यहाँ से हमें C भी मिल जाएगा। ये इस क्वेश्चन में ये बहुत इम्पोर्टेंट याद रखना है कि यहाँ पे हम कोई मतलब हम लोग P इज इक्वल टू ये ना लगा देना, P इज इक्वल टू V²/Z, ये रॉन्ग होता है AC के लिए। हमेशा AC के लिए हम ये लगाते हैं P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos phi। ये यूज़ यहाँ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें cos phi R/Z ये सब की वैल्यू मालूम नहीं है। तो इजी तरीका यही है कि यहाँ पे हम लोग पहले I निकालेंगे इससे, उसके बाद फिर हमें V मालूम ही है, उसके बाद हम XC निकाल लेंगे और यहाँ से हम C निकाल लेंगे। ये कभी भी यूज़ मत करना।